हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश यादव आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आ गया हूं उत्कृष्ट एकेडमी का एक टेस्ट सीरीज लेकर, जो ये टेस्ट नंबर 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ, ये टेस्ट नंबर 1 है और यह टेस्ट जो है हमारा इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और उसके जो करंट अफेयर से कुछ मैटर हैं उससे संबंधित है। यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है मेरे भाई। यह आपके लिए मुख्य रूप से बिहार पीसीएस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस और राजस्थान पीसीएस के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसको आप अगर पढ़ेंगे ठीक से, अगर स्टेमिना रख कर कुछ समय तक अगर इसको पूरा वीडियो देख लेंगे मेरे भाई, तो इसमें आपको जो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा आप भी कर सकते हो मेरे भाई, लेकिन हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम जो चीज़ बता रहे हैं उसका आंसर तो बताएं ही, लेकिन उसके साथ ही साथ जो हम बता रहे हैं तो उसके साइड की, लेफ़्ट राइट की चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे ढंग से बता पाएँ, उसके फैक्चुअल चीज़ें पर चर्चा कर पाएँ, जिससे कि आपके जो वनडे एग्ज़ाम को, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे ये पुलिस भर्ती एग्ज़ाम हो गया और पटवारी हो गया, ऐसे जो कई वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी लाभदायक सिद्ध हो, हमारा यही उद्देश्य है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा ये। तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिससे आपके लिए और हमारे लिए भी बेहतरीन रहेगा। तो चलिए, क्या है यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा, बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात कितने दिनों के भीतर वित्त विधेयक को पारित किया जाना होता है। तो ये कह रहा है मेरे भाई, बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात कितने दिनों के भीतर वित्त विधेयक को पारित किया जाना होता है। तो इसका जो सही आंसर है 75 दिन। तो मेरे भाई, हमें पता है जब कोई बजट पेश किया जाता है सदन में और उसके दोनों सदनों में चर्चा कराया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में, तो इन दोनों में जो बीच का समय होता है, यानी जिस दिन पेश हुआ और इन दोनों में पारित करा के 75 दिन के भीतर बजट को जो है पारित कराना अनिवार्य होता है। तो ये हो गया सही आंसर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको ये बता दें कि वित्त विधेयक और धन विधेयक क्या होता है मेरे भाई। देखिए, ये हो गया जैसे वित्त विधेयक और ये हो गया धन विधेयक, बीच वाला। तो सभी जो है धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है हम लोगों का आंसर, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें तो हम सबके लिए ठीक हो जाएगा। तो क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किस परिस्थिति में होता है। जैसे हम लोगों को पता है जो 7वीं अनुसूची में दिया गया है कि समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और जो है राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है संसद, राज्य सूची के विषय पर विधानसभा कानून बनाता है राज्य सरकार, और जो समवर्ती सूची होती है इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार कब मिलता है। तो मेरे भाई, इसका जो सही आंसर है बी, जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद को ऐसा करने का अनुरोध कर दें। 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर मेरे भाई संसद को कहें कि हाँ आप इस राज्य का जो है कानून बनाइए, तो वह संसद बना सकता है राज्य सूची के विषय पर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा में देख लें क्या है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है। हमें पता है संसदीय समिति हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये हम लोग को मिलेगा पढ़ने को। तो जो ये प्राक्कलन समिति होती है मेरे भाई, इसमें केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है। प्राक्कलन समिति जब अंतरिम सरकार बनी थी आज़ादी के तुरंत बाद, और जॉन मथाई वित्त मंत्री बने थे, तो 1950 में जॉन मथाई ने ही जो है इसका जो है, जॉन मथाई के मतलब निर्देश पर प्राक्कलन समिति का स्थापना किया गया था। जब इसका स्थापना किया गया था मेरे भाई प्राक्कलन समिति का, तो उस समय जो है प्राक्कलन समिति में केवल 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसके जो है 30 सदस्य कर दिया गया। और जब से मेन बात है, इन 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं, जो ये क्वेश्चन ने कहा। तो इसको हम लोगों ने देख लिया बहुत ही अच्छे ढंग से, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या है देख लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई, अनुच्छेद 105 में। हम लोग जब संसदीय विशेषाधिकार पढ़ेंगे तो उसमें 2 प्रकार के संसदीय विशेषाधिकार होते हैं। एक जो विशेषाधिकार होता है कि सदन का सामूहिक विशेषाधिकार, और दूसरा होता है संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार। सदन का सामूहिक विशेषाधिकार होता है मेरे भाई कि जैसे सदन चलाने का अधिकार, किस तरीके से चलाया जाए, किसको बोलने दिया जाए, किसको रोका जाए, और जैसे कि क्या क्या चीज़ों को प्रकाशित करना है, कैसी चीज़ों को रोकना है, ये हो गया सदन के विशेषाधिकार। और सदन के सदस्यों का विशेषाधिकार मतलब वो जो कुछ बोल रहे हैं उनकी जो है ये कोर्ट में उनका जो है ये चैलेंज नहीं किया जाएगा,
और उनको जो है सदन की कार्यवाही के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उनको सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये सब मामले होते हैं। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई? राष्ट्रपति? नहीं, गलत। कॉलेजियम? नहीं, गलत। कॉलेजियम की सलाह से राष्ट्रपति? हाँ, ये सही है। हम लोगों को पता है भारत में जो जजों की नियुक्ति होती है कॉलेजियम प्रणाली से होती है। कुछ वरिष्ठ लोग, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और तरह के जो वरिष्ठ लोगों का जो ग्रुप होता है उसे कॉलेजियम बोला जाता है। और वो कॉलेजियम जब कह देता है कि हाँ आप फलाने को नियुक्त करिए, तो राष्ट्रपति जो है उसी को नियुक्त कर देता है। तो इसका आंसर ये सही होगा। तो अब हम लोग अपना 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन देख लें क्या है मेरे भाई। हाँ, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम आयु का संविधान में उल्लेख नहीं है। जिस तरह से हम लोगों को पता है जैसे पंचायती चुनाव लड़ने के लिए उसमें 21 साल उम्र चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसमें जो है 25 साल उम्र चाहिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसमें 30 साल चाहिए होता है। लेकिन ये ऐसा संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है कि किसी जज को नियुक्त करने के लिए उसकी न्यूनतम एज होनी चाहिए, ऐसा संविधान में नहीं किया गया है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए बहुत ही वनडे एग्जाम्स जो होते हैं, ये स्टेट पीसीएस के अलावा वनडे एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आप लोग इसे जो है बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां में क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में न्यायाधीशों को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। नीचे कुछ जजों का नाम दिया गया है और इनको हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था किनके प्रति, किनके विरुद्ध? तो आंसर नंबर ए होगा, वी रामास्वामी। बी रामास्वामी के खिलाफ जो है इनको हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था, तो नहीं हट पाए थे ये, क्योंकि पारित नहीं हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर की जाती है? तो मेरे भाई ये मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तब ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आएगी। हाँ है या, देखिए क्या कह रहा है इसमें। 8वां में अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये तो एक चीज़ हमें यही मिल गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर कह रहा है कि किसकी सलाह पर की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, ये तो एकदम गलत है। विधानसभा के अध्यक्ष, ये भी गलत है। विधानसभा के विपक्ष के नेता, हाँ ये सही है। राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये भी सही है। और विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता, ये सही है। यानी हम लोगों का जो 3, 4, 5 सही है, तो इसका मतलब कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा हम सबका। तो ये हम लोगों ने देखा। अब आगे चलिए हम लोग अपना 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9वां क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग छोटा करेंगे तब समझ में आएगा। या 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है? तो पहले आपको बता दूँ, ये पूछना चाह रहा है कि प्राकृतिक न्याय क्या होता है। प्राकृतिक न्याय क्या होता है मेरे भाई, जैसे हम और एक हमारे और कोई हमारे जो अपोजिशन उनके बीच झगड़ा हो गया, तो जैसे जज के सामने हम लोग जाएंगे तो जज हमारा सुनकर और जो है अगले को सज़ा दे दे, तो ये प्राकृतिक न्याय नहीं हुआ। प्राकृतिक न्याय क्या होता है, हम अपना सुनाएं और जज हमारा भी सुने और वो जो हमारा अपोजिशन वाला है उसका भी सुने और दोनों की बातों को तर्क वितर्क करके तब उससे जो है सज़ा दे, तब ये प्राकृतिक न्याय माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई, दूसरे पक्ष को सुना जाए। जब तक दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाएगा तब तक तर्क वितर्क नहीं किया जाएगा और तब तक प्राकृतिक न्याय नहीं हो पाएगा। तो ये होगा प्राकृतिक न्याय। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है 10वां क्वेश्चन। 10वां में है मेरे भाई, 10वां में क्या है, ओ सॉरी, ये 10वें में है हमारा, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है? ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय, रिकॉर्ड न्यायालय कहा जाता है, और लेकिन इसका मतलब क्या है? तो मेरे भाई इसका मतलब यह है, इसका जो ऑप्शन होगा बी, इसके निर्णय पूर्व निर्णय की तरह प्रयुक्त होंगे। अभिलेख मतलब रिकॉर्ड होता है, तो अब ये रिकॉर्ड न्यायालय इससे संबंधित है, इसके निर्णय पूर्व निर्णय की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। तो अगला हम लोग चलते हैं 11वां क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है मेरे भाई। बहुत अच्छा हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं इसके साइड वाइज में। अब देखिए क्या है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। इसका जो ऑप्शन होगा, उस राज्य का मुख्यमंत्री, एकदम गलत। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एकदम गलत। भारत का राष्ट्रपति, ये सही है। जो राज्यपाल राज्यों में भेजे जाते हैं, शपथ ग्रहण जो है, जो
राज्यपाल राज्यों में भेजे जाते हैं, उनकी शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाता है। तो ये देख लिया। हम लोग आगे चलते हैं। 12वां में हम लोग देखते हैं क्या है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करता है 5 वर्ष के लिए नहीं, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। नई सरकार गठन तक, ये भी गलत है, पुरानी के लिए भी करता है। पुरानी की सरकार आती है तब पर भी रहता है, नई आ जाती है तब पर भी रहता है, और डिपेंड नहीं करता। ये सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। तो राष्ट्रपति को शक्तियाँ कहाँ से मिलती है? मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है? मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री वही करेगा। देखिए जैसे ये प्रधानमंत्री क्या होता है, जो कहेगा उसे जो है मंत्रिमंडल को करना होगा, जो मंत्रिमंडल कहेगा उसे राष्ट्रपति को करना होगा। यानी सीधी सी बात ये है कि प्रधानमंत्री जब तक चाहेगा तब तक कोई राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन यह डायरेक्ट नहीं होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को जो कहेगा वो मंत्रिपरिषद करेगी, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक कोई राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं 13वां में क्या है। 13वां में है मेरे भाई, मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यानी मृत्युदंड, किसी को जज ने मृत्युदंड का सज़ा दे दिया है उसके कुकृत्य के आधार पर, तो उस मृत्युदंड को क्षमा कौन से कर सकता है, माफ़ कौन कर सकता है, ये पूछ रहा है। राष्ट्रपति। हाँ, इसका आंसर यही होगा। राज्यपाल जो है मेरे भाई वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, केवल मृत्युदंड को रोक सकता है, कुछ समय के लिए घटा बढ़ा सकता है, सज़ा हल्की कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को रोक नहीं सकता। तो ये हो गया। तो आगे हम लोग अगर देखें, हम लोग 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज्यपाल को किसी विधेयक के संबंध में कौन सी शक्ति प्राप्त है? जिस तरह से राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे अपना सहमति दे सकता है, सहमति नहीं दे सकता है, और चाहे तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यही सब लगभग ये राज्यों के राज्यपाल को भी प्राप्त होते हैं। जैसे क्या हुआ, वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है या देने से मना कर सकता है, सही बात है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये भी सही बात है। वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हम सबका। तो चलिए हम सब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15वां में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका अनुच्छेद नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो आंसर नंबर ए सही होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। 16वां में वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो आंसर नंबर 7 होगा। तो 7 हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ऐसे एक राज्य और है। तो मिलाकर 7 राज्यों में जो है ये विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद क्या होता है मेरे भाई? जैसे संसद में होता है कि जैसे केंद्र में संसद में होता है लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह राज्यों में जो है विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो ये होता है इसी तरह। तो बहुत से वैसे जो राज्य होते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं बनाया जाता है विधान परिषद, और जहाँ बड़ा होता है और ज़रूरी होता है वहाँ विधान परिषद बनाई जाती है। तो ये हुआ। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। 16 हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने 17वां क्वेश्चन पर। ये देखिए, हाँ 17वां क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। राज्य विधानसभा में राज्यपाल आम्ल नहीं है, ये आंग्ल है। आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? राज्य विधानसभा केवल एक आंग्ल भारतीय समुदाय को नामित कर सकता है। तो इसका आंसर नंबर जो होगा ये ए होगा। आगे चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। राज्य विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा में नामांकित किए जाने के लिए आधार नहीं दिया गया। देखिए राज्यसभा में जो मतलब सदस्यों को जो है मतलब बिना चुनाव, जैसे हम लोगों को पता है कई उनका जो है नियुक्ति होता है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि राज्यसभा में उनको जो है साहित्य, कला, समाज सेवा के आधार पर जो है उनको ले लिया जाता है बिना चुनाव के माध्यम से। राष्ट्रपति उनको जो है वो उनको सदस्यता मतलब दिलवा देता है। लेकिन सहकारिता आंदोलन नहीं है। तो ये कह रहा है यही बात जो है विधान परिषद में क्या होता है, विधान परिषद में डी हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब देखिए हम लोग 19वां पे आ गए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर भी 1 वर्ष तक। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, तो उस समय जो है चुनाव नहीं होता है, पूरे देश में लगा रहता है। तो जो विधानसभाएं ख़त्म हो रही रहती हैं उनको 1 साल के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है। तो ये हुआ आंसर।
आगे हम लोग देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में संविधान सभा द्वारा वर्गीकृत किया गया है, यानी कब संविधान सभा को कब क्लासीफाइड किया गया था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं बनाकर तैयार कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये सही है। तो ये फैक्चुअल आप सबके वनडे एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें सॉरी, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लाया गया था, तो कहाँ से लिया गया था, किस देश से लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी, यूएसए से। यूएसए, जिसे हम लोग अमेरिका भी कहते हैं, ये वही अमेरिका है जिसे ट्रंप और जो बाइडेन वाला अमेरिका। तो जो उद्देशिका का विचार है वो यूएसए से लिया गया था। तो आगे हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का संकल्पना यानी समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया था, तो मेरे भाई इसका जो ऑप्शन है सी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। समवर्ती सूची में पता है एक होता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर जो है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये हो गया। तो हम लोग 22वां देख लिए अपना क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं 23वां पर। 23वां क्वेश्चन का क्या, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो ये तो एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। 12 भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, ये देख लिए। आगे हम लोग अगर देखें, ये मिलान वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है मिलान वाला, गलत नहीं होता स्टूडेंट का, ये पक्का पकाया क्वेश्चन रहता है। देखिए क्या है, ये अनुसूची दिया है प्रथम और उसका विषय दिया है। तो ये प्रथम अनुसूची किस विषय से, मतलब ये इधर अनुसूचियाँ जो हैं ये अनुसूची है और इधर उसका विषय है, तो इसको मिलाना है। तो प्रथम अनुसूची क्या है मेरे भाई, प्रथम अनुसूची में क्या होता है कि राज्यों के नाम होगा, यही है। और ये चौथी अनुसूची में क्या होगा मेरे भाई, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये इस पर चला आएगा। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से करें तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, देख पाओगे। देखिए प्रथम वाला राज्यों के नाम, या और ये बी जो है यानी चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। 7वीं में क्या है मेरे भाई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची संबंधित है, ये हम सबको पता है। 10वीं जो है दल बदल से संबंधित है। अब हम लोग मिला ले, हमारा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, डी देखिए 4 के पास जाएगा, तो यहाँ डी 4 के पास है, यानी ये और ये दोनों ये गलत हो गए। अब हम लोग का इसी ए और बी में से कोई है, अब हम लोग इसमें से थोड़ा सा छाँट लें, इसमें से अगर छाँट लेंगे। अब देखिए क्या है, पहले में बता दिया ये और ये तो नहीं हो सकता। अब पहला हम लोगों का वाला जो मिला था, पहला अभी चला गया हमारा, पहला हम लोग मिलाए थे राज्यों के नाम, दूसरा मिलाए थे हम लोग राज्यसभा सीटों का आवंटन। बी जो है 3 के पास जाएगा, देखिए बी 3 के पास कहाँ है, यहाँ है, तो ये हमारा आंसर जो है ये सही हो जाएगा। ए 2 के पास जाएगा, बी 3 के पास, तो ये हो गया। तो मिलाने वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है हम सबका। अब देखिए क्या है हम लोग का 25वां में, 25वां में है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, यानी समवर्ती सूची में हमें पता है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बना सके, वो है शिक्षा। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची से, पुलिस जो है केवल राज्य सूची का विषय है, ये केंद्र का है और ये अलग है। तो आगे हम लोग अगर देखें अपना मेरे भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है, हमें सब पता है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो इसका जो मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसको हम लोगों ने देख लिया, तो इससे संबंधित है। तो आगे चलिए देखते हैं हम लोग अब अगला क्वेश्चन। लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना जाता है, ये किसमें, विपक्षी दलों से, ये भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। विपक्ष में बैठे सबसे बड़े दल को, ऐसा भी नहीं, ये भी गलत है। और विपक्ष में बैठे सबसे बड़े दल जिनकी सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या की 1/10 से कम न हो, हाँ ये आंसर सही है। देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे मतलब संसद में, केंद्र में जो है 545 सीटों कहा गया है कि 545 सीटें हैं। 545 का अगर हम लोग 10% निकालें तो लगभग 54.5 आ रहा है, 54.5 की जगह मान लें 55 आ रहा है। तो अभी सन 14 ये 19 वाले में, 14 में और 19 में कोई भी केंद्र में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं बन पाया था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े दल गठबंधन के आधार पर नहीं, केवल इंडिविजुअली, जैसे कांग्रेस सबसे बड़ी दल थी तो कांग्रेस के पास इंडिविजुअली 55 सीटें नहीं आ पाई थी, उससे कम ही थी। 19 में भी नहीं आ पाई, 48 या 49 इस तरह से आई थी। इसलिए विपक्ष का नेता नहीं, विपक्ष नेता बनने के लिए कम से कम कुल सीटों का 10% आपके पास सीट होनी चाहिए, वो भी सबसे बड़े दल के पास। तो ये हो गया। तो आगे अगर हम लोग देख रहे हैं मेरे भाई, आगे क्या है, लोकसभा में गणपूर्ति के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए
लोकसभा में गणपूर्ति के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई, इसका आंसर ये होगा। तो हम लोग देख लिए, आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं क्या है। हाँ, ये सदन का सत्रावसान करने की शक्ति निहित है, यानी सदन को सत्रावसान करने की शक्ति किस में होती है मेरे भाई? तो इसमें ये होती है लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष जब चाहे सत्र का सत्रावसान कर सकता है। तो ये हो गया। तब हम लोग आगे चलते हैं, अपना देखते हैं अब आगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया भारतीय संसदीय व्यवस्था की उपज है? यानी बहुत से ऐसी प्रक्रिया हम लोगों ने दूसरी जगह से, दूसरे देशों से अपनाई है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सी प्रक्रिया भारतीय ये भारतीय संसदीय व्यवस्था की उपज है, भारतीयों ने इसे उपजाया है, अपने से किया है। तो ये है शून्यकाल। शून्यकाल जो है भारतीयों की देन है, भारतीय संसदीय की देन। अब हम लोग 31 में देखते हैं क्या है। धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मेरे भाई ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि धन विधेयक का ये किस में है? तो आंसर नंबर ये हो जाएगा इसमें, धन विधेयक का। और जैसे हम आपको बता दें कि जैसे धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या होता है, अभी मैंने बताया, ये जैसे वित्त विधेयक हो गया, फाइनेंस बिल, और ये हो गया मनी बिल, धन विधेयक। तो सभी जो है मनी बिल यानी सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। तो ये हो गया। तो आगे हम लोग अगर चलते हैं, देखते हैं क्या है मेरे भाई 32वां में। इसको थोड़ा सा मैं और इधर कर जाऊँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। धन विधेयक के विषय में क्या असत्य है? यानी कोई बातें दी हुई है और कह रहा है कि मतलब सभी 3 बातें इसमें सत्य होंगी धन विधेयक से संबंधित, और एक बात असत्य है, वही असत्य आपको पुटअप करना है, चुनना है। इसे क्या है, देखिए, इसे सिर्फ लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, ये बात सही है। यानी धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, इसे सिर्फ राष्ट्रपति के संतुष्टि से ही, यानी राष्ट्रपति की अनुमति से ही ये संसद में पेश किया जा सकता है, ये भी सही बात है। इसमें राज्यसभा कोई संशोधन नहीं कर सकती, ये भी सही बात है। अब देखिए क्या, अब अगला क्या है इसमें, इसे लोकसभा द्वारा स्वीकार करने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो है, इसे राज्यसभा कोई भी संशोधन नहीं, ये देखिए, सॉरी, यहाँ पर देखिए थोड़ा हम लोगों ने गलती कर दिया। ये तो सही है, इसे लोकसभा में स्थापित किया था, ये भी सही है। इसे सिर्फ राष्ट्रपति की मतलब अनुमति से ही पेश किया जा सकता है, ये भी सही है। फिर इसमें हम लोगों ने सोचा ये नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि इसमें राज्यसभा कोई भी संशोधन कर सकते हैं। ये चीज़ें गलत है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा कोई संशोधन नहीं कर सकती है। धन विधेयक मामले में लोकसभा के पास ज़्यादा शक्ति होती है। तो ये गलत है और ये भी सही है। इसमें लोकसभा अस्वीकार करने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी सरकार, इसका मतलब सरकार बहुमत में नहीं है, तभी लोकसभा में इसे अस्वीकार कर दिया गया, ये भी सही है। तो आगे हम लोग देखते हैं 33 में क्या है। वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, क्या कह रहा है? अभी देखिए, ये बात अभी मैं बताया था, आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोग पकड़ लेंगे। क्या कह रहा है? प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, सही बात है। प्रत्येक विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, ये बात भी सही है। तो यही बात अभी मैं बताया था, दोनों बातें सही है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो 33 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 34वां क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है 34वां? इसको थोड़ा छोटा कर ले तो आपको सही से दिखाई देगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है कि संयुक्त अधिवेशन, यानी लोकसभा राज्यसभा का एक साथ बैठना पड़ता है? तो देखिए क्या कर रहा है, यदि वित्त विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो, हाँ सही बात है, ये तो सही है। यदि दूसरा सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने के लिए असहमत हो, ये भी सही है। दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अपने पास बिना पारित किए 6 माह से अधिक समय तक रख चुका हो, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों परिस्थितियों में जो है संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। तो आगे अगर हम लोग देखें मेरे भाई 35वां में क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर
ये 108 अनुच्छेद 108 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि एक सदन और दूसरे सदन में अगर असहमति हो जाए, कोई भी अगर बिल आया तो एक सदन उसे चाह रहा है कि हाँ ये बिल पारित हो, दूसरा नहीं चाह रहा है ये पारित हो, तो दोनों में अगर कंट्रोवर्सी हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है। और जब संयुक्त बैठक होती है मेरे भाई, तो उसकी अध्यक्षता जो है ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है और इसकी जो है घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो आगे अब हम लोग 36वां में देखें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित लिख दिया है, संचित होना चाहिए, संचित निधि पर भारित व्यय की श्रेणी में नहीं आता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ हमें पता है कि भारत की संचित निधि पर वही भारित व्यय होता है जो सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, ऐसे लोगों के जो वेतन भत्ता ये सब होता है वो संचित निधि पर आधारित होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष वेतन भत्ता ये भी सही है, मतलब नहीं आता है, ये नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय ये भी इसमें आता है, संचित निधि में आता है, यानी ये भी नहीं होगा। पूछ रहा है नहीं आता है, तो नहीं आता है, प्रधानमंत्री का नहीं आता है, तो ये इसका भी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का भी आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर नंबर डी सही होगा, प्रधानमंत्री का जो वेतन भत्ता होता है वो संचित निधि पर आधारित नहीं होता। तो ये हम लोग देख लिए। अब 37वां में हम लोग देखें क्या है। 37वां में पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो मेरे भाई ये जो है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, इस पर राज्य सूची का मतलब अपना कानून बनाती है। 38 क्या है मेरे भाई, देखिए 38वां में क्या है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है। देखिए 5वीं अनुसूची में क्या है कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है, लेकिन 6वीं अनुसूची में दिया है कुछ विशेष राज्यों के प्रशासन संबंधित दिया गया है। तो उनको अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये होगा। इनको जो है इनके प्रशासन के लिए 6वीं अनुसूची में बताया गया है। 38 हम लोग देख लिए। अब हम लोग 39 के पास चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 39। इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब बाकी सब तीन सुमेलित होंगे, एक सुमेलित नहीं है, तो इसको आपको बताना है। तो अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से, ये भी सही है। अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन से संबंधित, ये भी सही है। और अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित, ये भी सही है। और 48वें में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृत्ति, ये गलत है। ये 51 में संबंधित है इसका। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं 40वां में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मिलाने वाला में देखिए क्या है यहाँ, अनुच्छेद 54 मिलाने वाला में देखिए एक चीज़ ध्यान रखा करिए, सब ऑप्शन हमें नहीं आता है, लेकिन जो आता है पहले उसको मिलाकर उसमें देखा करिए तो आराम से हो जाएगा। जैसे हमें इसमें बहुत चीज़ें नहीं आ रहा है, मैं रियल बता रहा हूँ, मतलब भूल गया हूँ, लेकिन ये हमें याद है। अनुच्छेद 123 जो है मेरे भाई, ये इसका संबंध है कि अध्यादेश जो केंद्र में अध्यादेश लाया जाता है उसका संबंध अनुच्छेद 123 होता है। अब हमें पता हो गया B1 पर जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे B1 में कहाँ है, तो B में 1 जाएगा, तो हमें पता चल गया इसका ऑप्शन नंबर C है। लेकिन अब हम थोड़ा सा और चेक कर लें तो वो हमें जो है, अब हमें देखें जैसे अब यहाँ पर हमें A जो है 2 के पास जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये अनुच्छेद 54 से संबंधित होता है। तो ये हो गया, तो इसका देख लें, हाँ ये 2 के पास गया। फिर जो है देख लें हम 143 जो होती है ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार से होता है। और D जो है ये बचा है, तीसरी से होगा, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा आराम से। तब हम लोग चलते हैं अपने 41वां क्वेश्चन के पास। ये थोड़ा सा छोटा कर देंगे मेरे भाई, तो आपके लिए हमारे लिए सही रहेगा। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग नीति निर्देशक तत्व, ये गलत है। मतलब पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, यानी 3 इसमें से गलत होंगे, 1 सही है, तो ये गलत है। ये संविधान का दूसरा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से नहीं। अब देखिए क्या है, ऑप्शन बी में क्या है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से, नहीं, नागरिकता दूसरा भाग से, ये भी गलत हो गया।
संविधान का चौथा भाग मौलिक अधिकार जो है मेरे भाई तीसरा भाग से संबंधित, ये भी गलत है। संविधान का 4A भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित, हाँ ये सही है। अब देखिए हम लोग अब चलते हैं अपने 42वां क्वेश्चन पर। 42वां क्वेश्चन जो है क्या है यहाँ, भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 53, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी 3 है और 1 नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव 54 में, ये तो है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये नहीं हो सकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी सही है, मतलब ये अपने आप में सही है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है 54 से होता है, सही बात है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 से होता है, सही बात है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गलत हो गया। और भारत का राष्ट्रपति जो है इतना, और ये सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं 43 इसमें क्या कह रहा है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव के मामलों में भिन्न होता है। जैसे हम लोगों को राष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति के चुनाव से किन मामलों में अलग होता है उसको जो है हम लोग देखते हैं। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर हम लोग अब देख रहे हैं क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्षतः चुना जाता है, प्रत्यक्ष नहीं चुना जाता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष जब जनता चुनती है तो उसे बुलाया जाता है, अप्रत्यक्ष मतलब जब प्रतिनिधि चुनाव उनका इन मामलों में होता है। तो ऐसा नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये भी गलत है। में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ये बात सही है। देखिए हमें ये तीसरा सही है। तो इसमें अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये, और इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा मेरे भाई, ये आपका ये हो जाएगा, इन मामलों में होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उपराष्ट्रपति को चुने जाने के लिए आवश्यक है परंतु राष्ट्रपति को चुनाव के लिए आवश्यक नहीं है। तो भारत का नागरिक हो या दोनों के लिए आवश्यक है। इसके कहने का मतलब है ऐसा कौन सा है जो, ऐसी कौन सी योग्यता उपराष्ट्रपति को चुने जाने के लिए आवश्यक है लेकिन उपराष्ट्रपति को चुने जाने के लिए आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कौन सा मैटर मान्य नहीं रखता, इसके कहने का मतलब। तो भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, दोनों के लिए सही है। 35 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए, ये भी सही है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। देखो जो उपराष्ट्रपति होता है उससे जो है अनिवार्य होता है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये मान्य नहीं रखता है। तो यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प लाया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को जो है इसका संबंध ज़्यादातर इसमें होता है राज्यसभा में। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ये राज्यसभा में प्रस्ताव लाना पड़ता है। तो इसका आंसर ये होगा। 46वां क्या है मेरे भाई, यहाँ देख लीजिए आप। जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि जैसे उपराष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली, इस्तीफा दे दिया, मृत्यु हो गई या कहीं चले गए, तो उनकी जगह पर कौन कार्य करता है। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यसभा का उपसभापति। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या होता है। निम्नलिखित में से किस मामले में केवल राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति है, राज्यपाल को नहीं। तो देखिए मेरे भाई, बहुत आज गर्मी है दोस्तों, मैं बहुत पसीना से लोटपोट हो गया हूँ। तो उम्मीद है कि आप हमारी मेहनत का फल हमें सपोर्ट करके अपना देंगे। तो चलिए हम लोगों का मामला था यहाँ पर, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किस मामले में केवल राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति है, राज्यपाल को नहीं। आपराधिक मामले में दोनों को क्षमादान शक्ति मिली हुई है। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विरुद्ध, जैसे सैन्य न्यायालय सैनिकों के लिए होता है और सैन्य न्यायालय कोई फैसला सुना दिया है तो उसको जो है उसको क्षमा करने के लिए राज्यपाल को शक्ति प्राप्त नहीं है बल्कि राष्ट्रपति को है। तो आंसर नंबर ये हमारा सही होगा। तो ये हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात ये नहीं होगा। तो 47 हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने 48 नंबर पे। तो हम लोग आ गए अपने 48वें नंबर पर। देखिए क्या, निम्नलिखित में से किस मामले में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। आपको एक बात बता दें, ज्ञानी जैल सिंह जो है हमारे राष्ट्रपति रहे हैं
ये 1982 से लेकर 1987 तक ये राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जैल सिंह। और 1986 में मेरे भाई एक बिल आया था, 1986 में डाकघर संशोधन अधिनियम। ये डाकघर संशोधन अधिनियम आया था तो इनके पास गया, जैसे राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है, जैसे कोई कानून बनता होता है तो उसको संसद में पेश किया जाता है, दोनों सदनों में चर्चा कराया जाता है, दोनों सदन में उसका जब पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह जो है कानून बन जाता है। तो यह जो डाकघर संशोधन अधिनियम था, ये उस समय जब ये ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो इनके पास गया तो डाकघर अधिनियम वाला, तो ये उस पर अपनी सहमति नहीं थी, अपने जेब में रख लिए और बहुत लंबे समय तक इस पर कुछ कहा नहीं। तो सब लोगों ने यह एक अवधारणा फैला ली कि इसको जेब में रख के भूल गए राष्ट्रपति जी। तो तभी से ये जेबी करके जेबी वीटो करके ये ऐसा सुनाने लगे। तो ये जेबा से संबंधित है, तो यही है यहाँ पर। तो इसमें क्या है, ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था किस मामले में, तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में उन्होंने ये पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अब हम लोग चलते हैं 49वां में, देख लेते हैं 49वां में क्या, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद 123, अभी मैंने बताया राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है, और यही जब राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो 213 के अनुच्छेद 213 के तहत। तो हम लोग देख लिए और इसके बारे में भी। अब हम लोग चलते हैं, अध्यादेश क्या होता है मेरे भाई, जैसे आपको इसमें बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, जैसे कोई संसद सदन में नहीं है और उस समय कोई कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो ये अध्यादेश के माध्यम से ये कानून बना दिया जाता है। और यह कानून जो है ये लगभग 6 महीना के अंदर, जो 6 महीना 42 दिन, इसके भीतर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन तक रह सकता है। उसके बाद जो है ये सदन में पारित करवाना पड़ता है, अगर नहीं हो पाता है तो वह कानून जो है रद्द हो जाता है। तो आगे हम लोग 50वां तक पहुँच गए हैं दोस्तों, बहुत गर्मी है आज। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के, देखिए अभी मैंने बताया ना कि अध्यादेश जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जब कब जारी करता है कि जब दोनों सदनों में से कम एक सदन नहीं चल रहा हो, या तो दोनों नहीं चल रहा हो या कम से कम एक नहीं चल रहा हो। तो देखिए क्या कह रहा है, 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। ये होगा कि जब लोकसभा सत्र में न हो, जब राज्यसभा सत्र में न हो, यानी सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब दोनों नहीं हो तो भी तो हो, जब मतलब दोनों, जब कम से कम एक सदन जो है एक सदन नहीं चल रहा हो, या तो दोनों नहीं चल रहे हो या तो कम से कम एक नहीं चल रहा हो, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 51 में क्या है मेरे भाई, देख लेते हैं। देखिए क्या है 51 में, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मूल अधिकारों को उल्लंघन करने वाली विधि को इसे तो दिया जा सकता है, ये नहीं हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक की लीगलिटी को, वैधता को, इसे भी दिया जा सकता है, ये भी नहीं सही होगा क्योंकि इसमें लिखा है नहीं दी जा सकती। तो आगे है, संपत्ति के अधिकार को कम करने वाले विधेयक को, इसे भी दिया जा सकता है, ये भी नहीं होगा क्वेश्चन के हिसाब से। नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन करने वाली विधि, ये होगा। हम लोग को पता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये सरकार की जो है विवेकाधिकार पर है। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है जो नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, या सरकार के ऊपर है, ये बाध्यकारी नहीं है सरकार के लिए, तो अगर सरकार नहीं कर रही है तो आप उसके लिए जो है ये कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। देखिए क्या है हम लोगों का 52वां, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिका पर दिया गया निर्णय क्या है। पुनर्विचार याचिका है, अपीलीय अधिकारिता है, कार्यपालिकी कृत्य है। ये आंसर नंबर सी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो क्षमा याचिका होता है, जैसे किसी को सज़ा मिल गई है, जैसे मान लीजिए मृत्युदंड मिल गया है, तो उसके पास एक ऑप्शन रहता है राष्ट्रपति के पास अपनी क्षमा याचिका भेजे। राष्ट्रपति अगर उसे चाहे तो क्षमा कर सकता है। तो अगर उसे क्षमा करे या न करे, उसका जो निर्णय होता है उसे कार्यपालिकी कृत्य बोला जाता है। ये जो है कार्यपालिकी कृत्य मतलब एक्शन। तो यहाँ पर हम लोग 53वां देखते हैं क्या है हमारा, भारत का राष्ट्रपति उदाहरण है। किसका उदाहरण है राष्ट्रपति? गणतांत्रिक लोकतंत्र का। राजतांत्रिक नहीं होगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है वो चुना जाता है, ये वो जिसे वंशवाद नहीं होता है। जैसे होता है ना कि ब्रिटेन में अभी वहाँ जो राष्ट्रपति हैं उनको वो वंश के आधार पर आते हैं, वो रहेंगे, उनका बेटा रहेगा, फिर उनका बेटा रहेगा, इन्हीं के आधार पर वो आते हैं। इसीलिए वहाँ राजतंत्रात्रिक लोकतंत्र है, और हमारे यहाँ जो है राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से आता है, इसलिए गणतांत्रिक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री को आ जाता है, प्रधानमंत्री को जनता चुनती है, और जो
वो नाम मात्र के मुखिया होते हैं, वास्तविक मुखिया जिसे कार्यपालिकी मुखिया कहा जाता है वो राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो ये होगा। आगे हम लोग अगर देखें अपना 54 में क्या है, संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान में मेरे भाई इसमें दिया गया है अनुच्छेद 300A में। पहले ये जो है 19वां में था, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता था, फिर इसे हटाकर जो है 300A में रख दिया गया है। अब आगे देखें 55 में क्या है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन सा मूलाधिकार निलंबित हो जाता है। ये अनुच्छेद 19 जो है ये निलंबित हो जाता है। तो ये सब नहीं होते हैं, सब लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, ये सब नहीं हो पाता है क्योंकि ये जो है अपने आप को बचाने का अधिकार देता है। तो यानी राष्ट्रपति शासन लग जाए तो भी व्यक्ति को अपने आप को बचाने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 जो है ये अपनी पर्सनल लाइफ का मामला है। तो यानी राष्ट्रपति शासन भले से लग जाए लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ जो है, और जिसे कहा जाता है कि एक होता है ना प्राइवेसी का मामला, तो प्राइवेसी का मामला भी रहता है, ये भी नहीं हटता। तो हटता है केवल ये अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 56 में क्या है, यहाँ हम लोग देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 56 में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कौन सा राज्य की परिभाषा में नहीं है। हम लोग को पता है निजी संस्थान ये भी आते हैं, राज्य संस्थान, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय निकाय। तो यहाँ पर जो है ये निजी संस्थान जो होते हैं अनुच्छेद 12 में नहीं आते हैं। अनुच्छेद 12 में सरकार की परिभाषा दिया हुआ है कि वो सभी संस्थाएँ जो मतलब सरकार से रिलेटेड हों, सरकारी संस्थाओं को जो है सरकार बोला जाता है। यहाँ राज्य की परिभाषा में सभी सरकारी संस्थाएं आती हैं। अगर कोई पूछे कि राज्य की परिभाषा में क्या आते हैं तो सभी सरकारी संस्थाएं। तो आगे हम लोग देखें, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की जा सकती है। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता ऐसे मामलों में है। तो मेरे भाई हम लोगों ने पता है कि जब हम लोग याचिका दायर किया जाता है, मूल अधिकारों, किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया है और वह उसको जो है अपनी मूल अधिकार को बचाने के लिए जो है वह जो है व्यक्ति अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत करेगा। फिर इसमें कह रहा है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है ये हाई कोर्ट के तहत यानी उच्च न्यायालय की रिट याचिका ऐसे मामलों में है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, देख लेते हैं विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 54 में दिया गया है, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है, ये भी अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 में कहा गया विधियों का समान संरक्षण, जो भी विधियाँ होगी वो किसी भी जात पात धर्म विशेष क्षेत्र भाषा का आधार पर नहीं होगी, सबके लिए विधियाँ बराबर होंगी। तो ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। देखिए क्या है 69 में कौन सा अनुच्छेद नहीं है। 69वां क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 21 क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये सही है कि नहीं सही है। 25वां क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो सही है। 19 क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी सही है। 23 बालाश्रम निषेध, ये सही नहीं है। अनुच्छेद 21 प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21A प्रसार, अगर यही 21A होता तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार होता। तो ये चीज़ें ये सुमेलित नहीं है, ये ए वाला। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाने की प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 61 में। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद जो है 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग कैसे लाया जाता है। किसी भी राष्ट्रपति को यदि हटाना चाहते हैं कोई, मतलब कोई राष्ट्रपति को अगर हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि लोकसभा में उसके लिए लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करवाना पड़ता है। यदि पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये 60 था। तो हम लोग 61 क्वेश्चन पर चलते हैं। आ गए हम लोग। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो मेरे भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद यहाँ पर 60 में, तो हाँ इसे देखिए 61 में क्या दिया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है हम लोगों का 62वां देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो संविधान के अतिक्रमण के लिए,
साबित कदाचार के आधार पर, असमर्थता के आधार पर, उपरोक्त सभी आधारों पर। तो इन सभी के आधार पर राष्ट्रपति को जो है हटाया जा सकता है। तो हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी, इधर लाइट भी नहीं, हम लोग एकदम बेहाल हो गए हैं। कैसे पढ़ा रहा हूँ वो तो मैं ही समझ रहा हूँ। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, अपना क्या है 63वां में। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने का संकल्प कितने बहुमत से पारित होना चाहिए। ये मेरे भाई इसकी जो है सदन के कुल सदस्य संख्या भी मैंने बताया, किसी राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो दोनों सदनों में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये हो गया। 64 में क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो मेरे भाई इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। ये जो थे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अब तक निर्विरोध, इनके सामने कोई खड़ा नहीं था, ये निर्विरोध जो है चुने गए थे। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये 65वां में क्या, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मत प्रतिशत के साथ राष्ट्रपति चयन हुआ था। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो सबसे अधिक जो है वोट प्रतिशत से चयन हुए थे। वो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 66 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक होने चाहिए। तो इसका आंसर है मेरे भाई ये वाला ऑप्शन बी। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए द्वितीय वरीयता मतों की गणना करनी पड़ी थी। मतलब किस राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए, जैसे हम लोग होता है ना कि अभी मैं इसको कभी आपको पढ़ाऊंगा कि राष्ट्रपति की जो गिनती होती है वो दूसरे प्रकार से होती है। जैसे ये सांसद विधायक के वोटों की गिनती होती है, इस तरीके से नहीं होती है, तो वो वरीयता से होती है। तो इसमें कह रहा है द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करनी पड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर जो है ज्ञानी जैल सिंह। 68 में क्या है, जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन देखता है। अभी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है अपना प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति मान लीजिए इनकी मृत्यु हो गई या पद खाली हो गया, इस्तीफा दे दिए, तो इनके स्थान पर जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा तब तक इनके स्थान पर जो लोग कार्य करते हैं उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बोला जाता है। और जैसे मान लीजिए, तब आप लोग सोचते हैं कि कौन बनता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति नहीं है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है। उपराष्ट्रपति भी मान लीजिए किसी वजह से नहीं है या वो भी नहीं है तो उसके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसके स्थान पर कार्य करते हैं। अब मान लीजिए ऐसा भी हो कि वो भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होते हैं वो उनके आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, उपराष्ट्रपति, जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन देखता है। तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे कोई राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति देखेगा, वो भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो भी नहीं है तो जो है सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सा 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 2 बार ये राष्ट्रपति चुने गए थे हमारे। तो वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, ये वर्तमान नहीं देना चाहिए था। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो ये है 15वें। तो ये हो गया। पुनर्विचार के लिए भेजे गए किसी विधेयक को संसद यदि पुनः पारित कर दे तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजता है। जैसे हम लोगों को पता है 42वां संविधान संशोधन जब लाया गया था उसमें ये कहा कि ये मंत्रिपरिषद जो कहेगी राष्ट्रपति को उसको मानने के लिए बाध्य होगा। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन में ये आया मैटर कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की बात तो मानने के लिए उतना बाध्य नहीं होगा। वो जो है उसको कोई अगर उसके पास अगर बिल आता है तो उसे वो एक बार अपनी सहमति देने के लिए उसे अधिकार है। तो इसमें क्या कह रहा है कि पुनर्विचार के लिए भेजे गए किसी विधेयक को संसद यदि पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति के पास भेजता है तो वह उसे अनुमति देना पड़ता है। जैसे राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति के पास कोई आया, कहा कि भैया आप अपनी सहमति दे दीजिए, हम ये कानून बनाना चाहते हैं। राष्ट्रपति उसे वापस भेज दिया कि जाइए इसमें कुछ सुधार करके लाइए या फिर से चर्चा करवा के लाइए। फिर से वो लोग गए, चर्चा करवा के लाए, तो उसके बाद तो राष्ट्रपति कुछ कर नहीं सकता, उसे अपनी सहमति देना पड़ता है। तो यही इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास भेजता है तो वह उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, यानी उसे अनुमति देना पड़ता है हर हाल में। 72 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से संसद में प्रयुक्त किया जाता है। यानी ऐसे कौन से विधेयक होते हैं जिसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर है धन विधेयक। धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। 72 था ये। तो हम लोग चलते हैं 73 पर।
तो 73 क्या है यहाँ पर, वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है तो अनुच्छेद 280 में, ये हम लोगों ने देख लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अनुच्छेद 280 में वित्त संबंधित वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। कौन, अब यहाँ देखिए, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, नगर पालिका की स्थापना, 74वां संविधान संशोधन। ये सही है कि नहीं है, मिनी संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है, ये सही है। सॉरी, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, 86वां संविधान संशोधन, ये भी सही है। निजी शिक्षण संस्थाओं में 52वां संविधान संशोधन पिछड़े वर्ग के लिए है, तो ये गलत है। ये भी सही है। तो ये जो है, तो ये इसमें क्या कह रहा है कि मतलब ये अपने आप में सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। तो क्वेश्चन में पूछा है, गलत वाला पूछा है, तो हमारा ये सही होगा, क्योंकि ये गलत है, क्वेश्चन में गलत पूछा है। तो ये 1992 में आया था 90वां संविधान संशोधन के माध्यम से, तो ये हो गया। अब यहाँ पर पूछा है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका जो आंसर होगा केसी नियोगी, ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक आयोग है, राजभाषा आयोग, ये संवैधानिक आयोग है। सॉरी, जो है इसमें ये नहीं होगा, ये होगा इसमें मानवाधिकार आयोग। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन यही होगा, इसी दोनों में, ये तो नहीं होगा, ये सब यही में कोई है, तो यहाँ आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन यही होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस में दिया गया, अनुच्छेद 243 आई। तो राज्य वित्त आयोग, वित्त मतलब यहाँ पर इनकम समझ लीजिए, तो आई जहाँ रहे 243 आई में राज्य वित्त आयोग गठन दिया गया है। 78 में देखिए क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के लिए व्यवस्था दिया गया है। तो इसमें जो है मेरे भाई, बहुत गर्मी है मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी में एससी और एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण संबंधित प्रावधान है। चलिए आगे चलते हैं। 78 हो गया हमारा, 79। 74वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है, पंचायती राज से है, नगर पालिका परिषद से है, ग्रामीण सूची उपरोक्त सभी, तो नगर पालिका से है। सॉरी, गला सूख गया है दोस्तों। क्या है, अब हम 80वां पे चलते हैं। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 21 साल, सब जानते हैं, प्रधानी लड़ने के लिए गांव में, जिला पंचायत, बीडीसी, इन सब के लिए 21 साल होना चाहिए। क्या है, पंचायत चुनाव में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होता है, तो 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रखना पड़ता है। तो सब रख तो देते हैं मेरे भाई, आप लोग देखें गांव में महिलाओं के लिए भले से सरकार रिजर्व कर दे सीट, लेकिन महिला क्या घर में रहती है, उनका बेटा और उनका पति, यही लोग जो है प्रधानी करते हैं, पूरी राजनीति करते हैं, उनको केवल प्रतीक के तौर पर रखा जाता है। जब तक जागरूकता नहीं होगी ऐसे रहेगा। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, इसके तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। 83 में क्या निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासक होता है, तो दिल्ली में तो नहीं, दिल्ली में सीएम होता है, पुदुचेरी में भी सीएम होता है, ये यहाँ चंडीगढ़ हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है, संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो इसमें कहा है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5वीं अनुसूची है ये, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है अनुसूचित, यानी ये जो अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, उनके प्रशासन संबंधित 5वीं है। और 6वीं में कोई विशेष राज्य के जो है अनुसूचित क्षेत्रों, जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इससे अगर ये होता तो ये 6डी हो जाता, लेकिन ये केवल कहा है अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित, तो ये हम लोगों का बी हो जाएगा। 85वां में क्या है कि संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष किया गया। हमें पता है जब पहले क्या था, पहले 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। पहले जो वोट देने का अधिकार होता था, जब पहले क्या हुआ था, तो 21 वर्ष था, लेकिन जो है ये 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये वोट देने की एज को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, तो ये आंसर सही है। 85 हो गया। अब हम लोग 86 पे चलते हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है दोस्तों, वेट करिए आप लोग थोड़ा सा। यहाँ क्या है 86वां देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। यानी जो गलत है उसे हमें चूज करना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, ये बात सत्य है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, क्योंकि क्वेश्चन में असत्य पूछा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद तथा विधानसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ये बात गलत है। यही बात गलत है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यही सही होगा। देखो क्या कहा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के जो सदस्य होते हैं केवल लोकसभा के सदस्य, यानी जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेते हैं, और विधानसभा के जो विधायक होते हैं जो अपने क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, यानी केवल चुने हुए सांसद और चुने हुए विधायक ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, सभी नहीं लेते हैं। तो ये हो गया है। लेकिन हम लोग को पता है कुछ मनोनीत सांसद विधायक भी होते हैं, तो मनोनीत भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति में, तो ये गलत हो जाए। ये आप अपने आप में गलत है, लेकिन करा है गलत चूजिए, तो हमने गलत चूज कर दिया, तो ये अपने आप में ये सही है, ये भी सही है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं 86-87 में क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्यों के मत मूल्य सर्वाधिक होते हैं। संसद सदस्यों का, सॉरी, जो पार्लियामेंट मेंबर एमपी होते हैं उनके वोट का मूल्य अधिक होता है विधायकों से। आगे अगर हम लोग देखें 88 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वह भारत का प्रथम नागरिक है। या देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखा करिए, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, सत्य असत्य है, कौन सा असत्य है नहीं है, ये सब क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो करा है कौन सा असत्य है, तो पहला हम देखेंगे ये सत्य है का सत्य है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, तो ये बात सत्य है, लेकिन क्वेश्चन असत्य पूछा है तो ये नहीं होगा। वह तीनों सेनाओं का सेना सर्वोच्च सेनापति होता है, ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। अब हम लोग क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग कर दें तो पूरा आ जाएगा ये क्या, तो ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गया। ये भी सही है, क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गया। और राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है, ये गलत है। राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का मुखिया होता है, वास्तविक मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये चीज़ें गलत है, तो हमें गलत ही कहा है। बताइए अब गलत कौन है, तो गलत ये है। तो ये भी सही है अपने आप में, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। वो संसद का अनिवार्य हिस्सा होता है, तो सही बात है, लेकिन क्वेश्चन का है असत्य, असत्य के हिसाब से ये भी गलत हो गया। तो आगे हम 89 के पास चलते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना सबसे पहले किसे भेजता है। हमें पता है जब राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो वो किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको सूचना भेजता है, हाँ भैया राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, तो वह सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को भेजता है इनको। अब देखिए हम लोग अपना 90 पे चलते हैं। राष्ट्रपति का पद कब खाली नहीं माना जाएगा, जब वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझना पड़ेगा मेरे भाई। 90वां देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का पद कब खाली नहीं माना जाएगा, जब वह इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप देता है। यही ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि जब महाभियोग प्रक्रिया चल रही होती है तो तब पर भी वह राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के पद पर कोई न कोई रहता ही है। उसका 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो उसके पहले चुनाव हो जाता है। तो यही ऑप्शन नंबर ए सही है, जब वो अपना इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति को दे देता है एक बैग। जैसे आज भी उस राष्ट्रपति है, कल जो है अचानक को इस्तीफा दे दे, तो यानी अब राष्ट्रपति कोई नहीं, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, तो तुरंत जो है किसी कार्यवाहक राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूर्व राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो मेरे भाई इसका जो बात कही गई ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कोई एक व्यक्ति जो है चाहे जितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो ये होगा 92 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता का होना अनिवार्य नहीं है। यानी ऐसी 3 योग्यताएं होंगी जो अनिवार्य है, और चौथी कौन सी ऐसी योग्यता है जो अनिवार्य नहीं है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो अनिवार्य है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से नहीं होगा। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो ये हो गया। यानी राष्ट्रपति के लिए यह मान्य नहीं रखता कि वह राज्यसभा के चुनाव के सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए अगर उपराष्ट्रपति जो होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को ये ज़रूरी होता है कि वह राज्यसभा के सदस्य बनने लायक हो, तो ये होगा। राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है। तो आगे हम लोग देखें 93 में क्या है मेरे भाई, इसको चलिए हम लोग देखते हैं।
राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो मेरे भाई द्वितीय अनुसूची में। हम लोग को पता है पहली अनुसूची जो है उसमें दिया गया है कि स्टेट और यूटी के नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। दूसरी अनुसूची जो है उसमें दिया गया है कि जो बड़े बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ऐसे लोगों की जो है वो मतलब भत्ता और वेतन ये सब के बारे में दिया गया है। तीसरी में जो है मेरे भाई जो पदाधिकारियों के शपथ के बारे में दिया गया है। और चौथी में दिया गया है कि राज्यों में सीटों का, राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में दिया गया है। तो ये हो जाएगा, ये दूसरा भत्ते एवं संविधान, ये वेतन और भत्तों से संबंधित है राष्ट्रपति के। तो 94 में क्या है? सरकार की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? मीडिया। देखिए अभी परिभाषा में हम लोग बताते, जैसे कि सरकार की भी बात आती है तो हम लोग कहते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब तीनों सरकार के अंग है। हम लोग मीडिया को ही मानते हैं भाई, मीडिया भी इस देश का चौथा स्तंभ है। लेकिन अभी मीडिया को ये परिभाषा में लाया नहीं गया है, प्रतीक के तौर पर सब इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से हटाने की शपथ, सॉरी यहाँ क्या है, मैं थोड़ा सा अनडिस्टर्ब हो गया अब। हाँ, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति दिलाता है? नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष? नहीं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त? नहीं। भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उपराष्ट्रपति, जो ये राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलवाता है। तो ये हम लोग देख ले 95 में। अब 96 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है वो। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होने पर उस पर निर्णय कौन देता है? तो सुप्रीम कोर्ट देता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई मामला हो गया, कोई गड़बड़ी हो गई तो उस पर जो है सुनवाई, उसके जो विवाद, उसका निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अभी हम लोग 97 में देखें क्या है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक की आवश्यकता होती है? तो ये आंसर होगा 50। अब देखिए 98 में क्या कहा गया है। सदस्यों की कुल संख्या 91 संविधान संशोधन के पश्चात मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा या विधानसभा जैसी स्थिति हो गई, इस दशा में 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए क्या है 91 संविधान संशोधन में, इसके कहने का मतलब ये है, तो घुमा के बताया है। इसके 98 क्वेश्चन जो कहने का मतलब है कि 91 संविधान संशोधन में ये आया कि मतलब को मंत्रिपरिषद जो होती है, जो हम लोग, जो सरकार जो मंत्री बनाती है, उन मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यूपी में 403 मतलब विधानसभा जो है विधायक के पद सदस्य हैं, तो उसमें 403 सदस्यों में से जो है अगर उसका हम लोग 15% निकालेंगे तो लगभग 60 आ जाएगा। तो 60 से ज़्यादा मंत्री नहीं होना चाहिए, तो यही कहा है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह प्रतिशत है 10% है। तो हर जगह 15 है, लेकिन यहाँ पर विवाद है, अपवाद। तो 99 में क्या है मेरे भाई, कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री रह सकता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, 6 महीना तक। कोई भी व्यक्ति बिना संसद के सदस्य रहे मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीना जाते जाते उसे जो है, उसे संसद का सदस्य बनना हो गया, चाहे लोकसभा या राज्यसभा का। यदि वो नहीं बन पाया तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। तो आगे हम लोग अगर देखें क्या है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस पद की चर्चा संविधान में नहीं की गई है? तो उप प्रधानमंत्री, ये उप मंत्रिपरिषद किया गया है, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ये मतलब इन सब की चर्चा किया गया है, लेकिन इसमें कहा गया है नहीं किया गया है, तो ये सब गलत हो जाएंगे। और जो ये वाला उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं की गई है। तो दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से देख लिए। जो मैंने एक बिना फ़ैन इसलिए नहीं चलाया कि हमको जो है आवाज़ डिस्टर्बेंस हो जाएगी आप सबके लिए, तो मैं बहुत ही पसीना से लोटपोट हो चुका हूँ। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप सबके लिए 100 क्वेश्चन जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको हमने सॉल्व कराया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।